गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन को आपके साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एकदम सिंपल ट्रिक के थ्रू मैं अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एक ही वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हमें कैसे बनाना होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन के लॉन्ग क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके हाफिली एग्जाम में या फिर टर्म 1 एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में 100% स्कूल में आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने इस न्यूमेरिकल को। सो लेट्स बिगिन अकाउंट विद सनी सर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। देखिए अकाउंट्स की एक बेसिक इक्वेशन होती है और वो बेसिक इक्वेशन आपके सामने शो हो रही है और ये इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारी अकाउंट्स की एक बेसिक इक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि हमेशा एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल होना चाहिए और इसी इक्वेशन के बेस पर ही हम अपने पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप अपने कॉपी में नोट करें या अपने माइंड में सेट करें ताकि इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप कभी भी मिस्टेक ना हो, आपसे कभी मिस्टेक ना कर पाओ, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपको फॉर्मेट की। इसमें फॉर्मेट आपको कैसे रेडी करना है, फॉर्मेट आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बनाना है सीरियल नंबर, ये फॉर्मेट हो गया। सीरियल नंबर के बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे ट्रांजैक्शंस का, यहाँ पर आप पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एसेट्स और इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। इस टाइप से पहले आप अपने कॉपी में फॉर्मेट बना लेगा और फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, ये जो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी शो हो चुका होगा। सेम आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ओवरऑल 6 पॉइंट गिवन है। इन 6 पॉइंट को सबसे पहले आप पॉइंट वाइज पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में आप नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। आप चेक करिए जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन से देखकर सेम ऐसे कैसे नोट कर लिए, राइट। तो सबसे पहले आपको मेरा जो पॉइंट है समझ में आ चुका होगा कि आपको पहले अपने पूरे क्वेश्चन से देखकर जितने भी पॉइंट गिवन है, 5 पॉइंट्स हो या 6 पॉइंट्स हो, जैसे इस क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले आप 6 पॉइंट्स को लाइन वाइज यहाँ पर नोट कर लें। और नोट करने का एक रीजन और फायदा ये भी होगा कि अब आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है अब, और आपको अब बार बार क्वेश्चन पेपर देखने से आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उन पॉइंट्स को देखकर यहाँ पर डिटेल्स में नोट कर लें। आप चाहे तो थोड़ा सा शॉर्ट में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में ही नोट किया है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो बुक में आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए या आपके सामने जो क्वेश्चन शो हो रहा है आप चेक करिए कि बिल्कुल सेम हमने वैसे ही यहाँ पर नोट कर लिया। और अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका पॉइंट बहुत बड़ा हो तो आप उसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। जनरली आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस आंसर को। अब आपको क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं ऑलरेडी हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट लिखा हुआ है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अभी आप पहले फॉर्मेट हमने बना रखा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी के नीचे आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिएगा और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एसेट्स वाले कॉलम के नीचे एक पॉइंट लिखना होगा और उसका नेम हो गया आपके पास कैश, प्लस का साइन लग जाएगा। सेम एक नेक्स्ट कॉलम कैपिटल के नीचे आपको फिर से लिखना होगा कैपिटल। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, आप ऐसे समझिए कि आपके पास 3 हाउस है। इसमें जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का नेम है एसेट्स, सेकंड हाउस का नेम है कैपिटल और थर्ड हाउस का नेम है लायबिलिटीज। अब आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि कौन अपने किस हाउस में जाकर बैठेगा। तो सिंपल सी बात है, एसेट्स अपने हाउस में जाकर बैठेगी, लायबिलिटीज अपने हाउस में जाकर और कैपिटल अपने हाउस में। तो कैपिटल के नीचे हमेशा कैपिटल ही आएगा
और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ध्यान रखना उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या स्टार्टेड की जगह पर एग्जाम में कमेंस्ड वर्ड भी आ सकता है, तो एक ही बात है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी? आपको कैश इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है ना, यहाँ पे कैश प्लस कैपिटल, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। संदीप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और किससे स्टार्ट करा? कैश। तो अभी आपको छोटी सी बात सोचनी है कि आपके पास क्या आया और क्या गया, ठीक है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन रीड करें और बस आप ये देखिए कि आपके पास क्या आया और आपके पास से क्या जा रहा है, या फिर दोनों चीज आपके पास आएगी या दोनों चीज आपके पास से जाएगी, ठीक है। केवल 3 ही पॉइंट्स होंगे। आप मेरी बात मैं रिपीट करता हूँ, आप क्वेश्चन को रीड करें, पॉइंट्स को रीड करें और सिर्फ 3 पॉइंट समझें। पहला पॉइंट, क्या आपके पास कुछ आएगा और कुछ जाएगा, या तो ऐसा होगा। सेकंड, या तो दोनों चीज आपके पास आएगी या फिर दोनों ही चीज आपके पास से जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, या तो दोनों चीज आपके पास आएगी या दोनों चीज आपके पास जाएगी, या फिर एक आएगी एक जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली बात है कि हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कैश आ जाएगा, ठीक है। और कैश जो आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो किस फॉर्म में आता है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैश आता है वो हमारा किस फॉर्म में आता है? कैपिटल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है उसमें हमारे पास कैश भी आएगा और साथ में जो कैश आता है वो किस फॉर्म में आएगा? वो कैपिटल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कि आप अपना एक संदीप है और संदीप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और उसके फादर ने, संदीप के फादर ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। तो बताओ बिजनेस में सबसे पहले क्या आया? बिजनेस में सबसे पहले कैश आया, और कितना कैश आया? 1 लाख रुपीस कैश आया, ठीक है। तो कैश आ गया। अब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो ओनर का पैसा होता है उस पैसे को क्या बोलते हैं? उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। तो होप सो आपको मेरा ये बात समझ में आ चुका होगा कि जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हमने 1 लाख रुपए लगाए, तो फर्स्ट डे हमारे पास कैश भी आ गई और फर्स्ट डे हमारे पास कैपिटल भी आ गया। और कितना आया? 1 लाख रुपए। जितनी अमाउंट दे रखी होगी वैसे अमाउंट आप नोट कर लेना। अभी क्या कर रहे हैं? अब आपको 1 लाख रुपए बच्चों कैश वाले कॉलम में लिखना है और साथ में 1 लाख रुपीस आपको किस कॉलम में लिखना होगा? कैपिटल वाले कॉलम में लिखना होगा, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट लिख रहे हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस ये समझना है कि ये जो अमाउंट है ये कौन से कॉलम में लिखनी है। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके पास क्या आया? कैश आया। तो 1 लाख रुपए कैश वाले कॉलम में लिख दिया। और जो कैश आया वो किस फॉर्म में आया? कैश कैपिटल के फॉर्म में आया। तो 1 लाख रुपए हम कौन से कॉलम में लिख देंगे? कैपिटल वाले फॉर्म कॉलम में हम इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। हमने फर्नीचर परचेज किया। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप शॉपकीपर के पास जाते हो और वहां से आप फर्नीचर परचेज करके लेकर आते हो, तो बोलो आपके पास क्या आया? जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास क्या चीज आई? आपके पास फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्नीचर आ गया। और जब आपके पास फर्नीचर आएगा तो आपके पास से क्या जाएगा? आपके पास से कैश चला जाएगा। बोलो प्रैक्टिकली बात समझ आ गई, ठीक है। आपने लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। आपने 5000 का फर्नीचर परचेज करा। तो प्रैक्टिकली बात है, जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो मैंने रफ में लिख दिया फर्नीचर आएगा और कैश चला जाएगा, ठीक है। अब कैश का कॉलम ऑलरेडी हमने बना रखा है। जो कॉलम एक बार बन चुका होगा हम दोबारा से उस कॉलम को रिपीट नहीं करेंगे। अब सेकंड कॉलम कौन सा बनेगा? हमारे पास फर्नीचर का, ठीक है। अब आपको मालूम है कि फर्नीचर क्या होती है? फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है। फर्नीचर क्या होती है? फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर हमें ये नहीं मालूम कि सब फर्नीचर एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। तो मैं आपको लायबिलिटीज के 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। आप 4 पॉइंट से आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके होंगे। इसमें आप शॉर्ट में याद कर लिए BCOL। B मतलब होता है बिल्स पेबल, C मतलब क्रेडिटर्स, O मींस आउटस्टैंडिंग और L मतलब लोन, राइट। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज।
और इन पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो लमसम जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारी हमारी एसेट्स ही होती है, राइट। तो फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है। तो आप एसेट्स वाले कॉलम के नीचे एक नया कॉलम बनाएंगे किस चीज का, फर्नीचर का, फर्नीचर का, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास फर्नीचर आएगा और कैश चला जाएगा। अमाउंट कितनी गिवन है, अमाउंट गिवन है 5000। तो आप 5000 रुपीज फर्नीचर वाले कॉलम में, फर्नीचर वाले कॉलम में 5000 लिखेंगे और 5000 ही आप कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, राइट। लेकिन फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए कैश की अमाउंट को हम माइनस की फिगर में इंडिकेट करेंगे, मींस ब्रैकेट की अमाउंट से हम इसको शो करेंगे। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, ठीक है। तो फर्नीचर में हमने ऐड किया और कैश हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए कैश की अमाउंट को किसमें शो करेंगे, कैश की अमाउंट को हम माइनस में शो करेंगे, मतलब ब्रैकेट में शो करेंगे। अकाउंटेंसी में जनरली हम माइनस का साइन नहीं लगाते, माइनस की साइन की जगह पर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या परचेज किया है, अभी हमने गुड्स परचेज करें। अब जैसे हमने पहले क्या परचेज किया था, फर्नीचर, अब हमने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किए। अब जब हम मार्केट जाएंगे और मार्केट में जाकर गुड्स परचेज करेंगे तो बोलो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास गुड्स आ जाएंगे और कैश चला जाएगा। व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। फर्नीचर गुड्स आएंगे, कैश चला जाएगा। और बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंटरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास स्टॉक आ जाएगा और हमारे पास से क्या चला जाएगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब कैश का जो कॉलम है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और नेक्स्ट कॉलम कौन सा, स्टॉक का। हमने चेक करा स्टॉक का कॉलम हमने नहीं बनाया, तो हम एक न्यू कॉलम यहाँ पर फर्नीचर के साथ में कॉलम बना लेंगे, किस चीज का, स्टॉक का, ठीक है। एक न्यू कॉलम हमने रेडी कर लिया, किस चीज का रेडी कर लिया हमने, न्यू कॉलम हमने रेडी कर लिया, स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक हमारे पास आया, कितने का आया, अमाउंट गिवन है 20000। तो 20000 रुपीस आप स्टॉक वाले कॉलम के ठीक नीचे लिख देंगे। स्टॉक हमारे पास आया, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, और कैश वाले कॉलम में आप 20 लिखेंगे, लेकिन 20000 आप किस में शो करेंगे, ब्रैकेट में शो करेंगे, क्योंकि आपके पास से कैश चला जाएगा, राइट। हमने फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने गुड्स परचेज किए। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएंगे, कैश चला जाएगा। गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, तो सीधी सीधी बात ये कि हमारे पास स्टॉक आएगा और कैश चला जाएगा, इसलिए हमने एक न्यू कॉलम बनाया स्टॉक का, उसके नीचे अमाउंट लिख दी हमने 20000 और 20000 हमने कहाँ शो करेंगे, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि हमारे पास से कैश चला जाएगा, राइट। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब से सेम वही पॉइंट आ गया कि हमने अब की बात क्या परचेज करें, गुड परचेज करें, लेकिन जो हमने गुड्स परचेज करें वो हमने किस में परचेज किए हैं, क्रेडिट में परचेज करें। क्रेडिट में गुड परचेज करने का मतलब होता है कि उधार में परचेज किया। अब प्रैक्टिकली समझो, जब हमने गुड्स परचेज किए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास गुड्स आएंगे, मतलब हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, राइट। लेकिन हमने गुड्स किस पे परचेज करें, क्रेडिट में परचेज करें। तो क्रेडिट में परचेज करने का मतलब ये है कि हमारे पास से कैश नहीं गया, उल्टा हमारे साथ में हमारे ऊपर क्या आ जाएगी, लायबिलिटीज आ जाएगी, मतलब हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। रिपीट करता हूँ, जब भी हमने गुड परचेज करें, ठीक है, हमारे पास गुड्स आ गए, लेकिन हमने गुड्स किस में परचेज करें, क्रेडिट में परचेज करें। तो जब हम क्रेडिट में गुड परचेज करेंगे तो हमारे ऊपर उधारी आ जाएगी, हमारे पास लायबिलिटीज आ जाएगी, हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे, राइट। तो हमारे पास गुड्स भी आ गए और साथ में हमारे ऊपर लायबिलिटीज भी आ गई, क्योंकि अब हमें इसका पेमेंट जल्दी ही करना पड़ेगा। और हमने कितने के गुड परचेज करे, 36000 के गुड्स परचेज किए। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होने वाली है, अब देखते रहिए। अब क्योंकि हमने गुड परचेज किए तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम इन। कितने गुड परचेज कर रहे थे, 36। तो हम ठीक स्टॉक वाले कॉलम में 36000 वाली अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये मानकर कि हमारे पास इतने के गुड्स आ गए।
लेकिन गुड्स तो हमारे पास आ गए और साथ में हमारे पास क्या आया, क्रेडिटर्स आया, क्योंकि हमने अपने गुड्स किस में परचेज कर रहे थे, क्रेडिट में परचेज कर रहे थे, इसलिए क्रेडिटर्स जो होता है वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटीज। तो आपको एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर किसका, क्रेडिटर्स का, और 36,000 वाली अमाउंट को आप शो करेंगे क्रेडिटर्स के ठीक नीचे 36,000। ठीक है, आपके पास स्टॉक भी आ गया, ये स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया आपके पास। ठीक है, कितने के 36,000 के आपने स्टॉक परचेज करे और साथ में 36 की आपके ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई, मतलब आपके ऊपर क्रेडिटर्स आ गए। अभी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि लायबिलिटीज की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, तो आपको बताया था BCOL, B मतलब बिल्स पेबल, C मतलब क्रेडिटर्स, O मींस आउटस्टैंडिंग और L मतलब लायबिलिटी। तो C मतलब क्रेडिटर्स आएगा ना, तो देखिए फिर से वही है, C मींस क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्या होती है हमारी, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है, इसलिए हमने इसको लायबिलिटीज वाले कॉलम में शो किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा पेड फॉर रेंट। ये जैसी वर्ड आ जाए क्या, पेड, पेड फॉर रेंट। तो रेंट क्या होता है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, और जब भी एक वर्ड लिखा हुआ आ जाए आपके आगे क्या, पेड, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड कमीशन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया है। और इसको आप सिंपल वे में लर्न करें कि जब भी हम रेंट का पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे या किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, तो प्रैक्टिकली बातें हमारे पास से कैश चला जाएगा। ठीक है, चलिए कैश चला गया, तो जब कैश चला जाएगा तो किस में से माइनस करेंगे, हम कैश वाले कॉलम में से माइनस करेंगे, और जब हम कैश पे करते हैं तो वही अमाउंट हम कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, आप इसको लर्न कर लें कि जैसे ही पेड वर्ड आ जाए आपको दो जगह से माइनस करना है, कैश में से माइनस करना है, और वो कैश कहां से आएगा, वो कैश निकलेगा कहां से, कैपिटल में से, क्योंकि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितने से स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, और जब आपने 700 रुपीज का रेंट पे किया तो वो रेंट कहां से पे होगा, वो रेंट इसी 1 लाख रुपए से चला जाएगा। क्लियर, तो जब भी रेंट पेड हो, रेंट सैलरी हो, रेंट कमीशन हो, रेंट के आगे कोई एक्सपेंस वर्ड, सॉरी पेड के आगे कोई एक्सपेंस वर्ड लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कैश में से माइनस करना है और कैपिटल में से माइनस करना है। राइट, चलिए हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम में रेंट की जगह पर रिसीव, सॉरी पेड की जगह पर रिसीव आ जाए, तो जो आपने दोनों जगह से माइनस किया है तब आप दोनों ही जगह पर क्या कर देना, प्लस कर देना। राइट, अगर रेंट पेड की जगह पर हो जाए रेंट रिसीव्ड, तो करना सेम ऐसे ही है, बस ये जो अमाउंट मैंने ब्रैकेट में लिखी है इसको ब्रैकेट में ना लिखकर विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये पॉजिटिव अमाउंट है और आपको इस अमाउंट को आप प्लस करना होगा, ना कि माइनस। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और आपको इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। देखा, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%, और ये गुड्स सोल्ड करें ऑन कैश। ठीक, इसकी कैलकुलेशन हम पहले करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड, अब की हमने गुड्स क्या करें, अब की बार हमने अपने गुड्स सोल्ड करें, तो जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास स्टॉक आया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, और जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास से आपके पास स्टॉक चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम 40,000 रुपीज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40,000 को हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। राइट, चलिए ठीक है, अब जो हमने गुड्स सोल्ड करें वो हमने किस पर सोल्ड करे थे, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%, प्रॉफिट ऑफ 20%, तो पहले रफ में आप 40,000 का आपने करा 20%। ठीक है, 40 का 20% कितनी अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगी, 8,000। इसका मतलब आपने 40,000 के गुड्स 8,000 प्रॉफिट में सोल्ड करें तो आपको कस्टमर से कितने मिलेंगे, 40 + 8 48,000। तो आप कैश वाले कॉलम में कितनी अमाउंट प्लस करेंगे, 48,000 प्लस करेंगे, क्योंकि आपका जो गुड्स थे, आपके शॉप में जो गुड्स रखे हुए थे वो थे 40,000 के, आपने 40,000 के गुड्स उठाकर अपने कस्टमर को दे दिए, गुड्स सोल्ड हो गए। लेकिन आपने जो गुड्स सोल्ड करे अपने कस्टमर को, वो किस में सोल्ड करे थे, 20% प्रॉफिट पर। तो 40 का आपने पहले रफ में क्या करना है,
प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कितना प्रॉफिट आ जाएगा 8000। 40 में आपने 8 प्लस किया तो आपको कस्टमर कितने अमाउंट देकर जाएगा, कस्टमर आपको अमाउंट देके जाएगा 48,000। होप सो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट अभी रह गया, गुड्स थे 40 के, सोल्ड कितने में करे हमने 48 के, हमें 8000 का क्या हो गया, हमें 8000 का जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम अपनी कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितने रुपए थे शुरू में 1 लाख, उसमें से 700 रुपीज हमारे पास से चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमें 8000 का प्रॉफिट हो गया। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे, और अगर हमें लॉस होता है तो उस अमाउंट को हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स फाइनली हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में आपको सिर्फ टोटल करना है, जितने भी पॉइंट्स गिवन है लास्ट में आप इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी आप टोटलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस या माइनस जो भी है इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मैं टोटलिंग यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे लास्ट अमाउंट देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वाले कॉलम में केवल सिंगल अमाउंट गिवन है, कितनी 36,000। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो लास्ट में हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,000 अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, जिसका साइन। अब हम आ गए कैपिटल में। कैपिटल में अमाउंट गिवन है 1 लाख, जब हम नीचे पहुंचे तो ये अमाउंट आ गई माइनस की, और फिर नीचे पहुंचे तो अमाउंट आ गई प्लस की। तो पहले जो पॉजिटिव अमाउंट है उसको एक तरफ प्लस कर लेना और नेगेटिव वाली अमाउंट को माइनस कर लेना। तो 1 लाख प्लस 8,000, 1 लाख प्लस 8 कितना हो गया 1,08,000। इसमें से आप माइनस करेंगे कौन सी अमाउंट 700 होगी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट किसको शो करता है माइनस की फिगर को शो करेगा। तो माइनस की अमाउंट 700 को माइनस करने के बाद हमारी फाइनली अमाउंट कितनी आ गई 1,07,300। इसको ध्यान से नोट करेंगे 1,07,300। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये रफ वर्क था, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम आ गए स्टॉक वाले, इसमें वही ध्यान रखना है 20 प्लस 36 कितने हो गए 56। 56 में हम 40 क्या करेंगे माइनस, क्योंकि 40 की अमाउंट किसमें शो हो रही है आपकी ब्रैकेट में शो हो रही है। 36 प्लस 20 56। 56 में हमने 40 माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 16,000, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फर्नीचर। फर्नीचर की केवल सिंगल अमाउंट गिवन है 5,000, यहां पर हम मेंशन करेंगे कितनी 5,000। नेक्स्ट पॉइंट कैश का कॉलम। कैश की कॉलम में ज्यादा अमाउंट होती है तो ध्यान से करना, पहले 1 लाख और लास्ट में हम पहुंचे तो कितनी अमाउंट आ रही है 48। ये दोनों अमाउंट पॉजिटिव है, तो 1 लाख प्लस 48 यहां करते हैं कैलकुलेशन 1,48,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे नेगेटिव वाली अमाउंट ब्रैकेट वाली 20 प्लस 5 25,000 और 700 25,700 को हम कर देंगे माइनस, राइट। तो फाइनली हमारे पास माइनस करके अमाउंट आ गई 1,22,300, और जो अमाउंट हमारे पास आ गई है उस अमाउंट को हम यहाँ पर शो करेंगे कहाँ पर कैश वाले कॉलम के नीचे 1,22,300। और फाइनली हमने इसको डबल लाइन सिंगल लाइन से बंद कर देना, और जो आपने रफ में यहाँ पर कैलकुलेशन करी इसको हम क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर अकाउंटिंग इक्वेशन का। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चंस किया है वो राइट है या रॉन्ग, तो आप राइट एंड रॉन्ग को भी चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो हमारे टोटल है इक्वल के डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वैसे तो आपको एग्जाम में ये था करना है, लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो वर्क किया है वो राइट है या रॉन्ग, आपको क्वेश्चन ठीक है या गलत, तो आप चाहे तो इसका एक बार टोटल और करके देख लें, इस साइड का टोटल भी और इस साइड का टोटल। मैं एक बार करके दिखाता हूं। तो आपने जब टोटल किया तो यहां का टोटल आ जाएगा आपका 1,43,300, और सेम यहां का टोटल भी आपका आ जाएगा 1,43,300। ठीक है, तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब इक्वल आने का मतलब यह है कि आपका एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल से मैच कर गया। तो हम ये मान सकते हैं कि आपने जितने भी पॉइंट्स किए हैं
वो सारे पॉइंट्स एकदम करेक्ट होंगे, इसमें कोई भी मिस्टेक होने की चांस अब नहीं बनते हैं, राइट। तो होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा और ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन अभी और भी है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस में या इस किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं आपके जो भी क्वायरी होगी या जो भी डाउट है उसको जल्दी से सॉल्व करूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं उस जो आपकी क्वायरी हो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड करूं, ताकि आप उस वीडियो को देखकर अपनी जितनी भी क्वायरीज है, जो डाउट्स हैं, उसको आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।